रखे हैं तो बहुत अच्छा है। आप सिर्फ़ उन्हीं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, या फिर जैसे मेरा था कि मुझे चूँकि टीचिंग के साथ मुझे समय नहीं मिल पाता था, तो मेरे शॉर्ट नोट्स प्री तक भी प्रिपेयर नहीं थे। मैंने जो भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो प्री के बाद ही बनाए थे। इंसान धीरे-धीरे अपनी गलतियों से ही सीखता है, 1 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, मतलब बस अपने ऊपर विश्वास बनाइए और बस इतनी है कि अपने बस दिमाग शांत करके अपनी गलतियों को देखना है कि हाँ, हमें पिछली बार सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस समय हमारे सामने यूपी पीसीएस 2022 में सिलेक्टेड एसडीएम निधि पटेल मैम है। इनका यूपी पीसीएस 2022 में 15वीं रैंक के साथ एसडीएम की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। आज हम मैम की जर्नी के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैम का हिंदी मीडियम से दूसरी रैंक है और ये ऑलरेडी जो प्राइमरी लेवल की टीचर वैकेंसी है उसमें मैम सिलेक्टेड है। सो मैम, आज के हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी तरफ से और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैम जानेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर फतेहपुर से कंप्लीट की है। जी। उसके बाद यूविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से 2016 में अपना बीएससी कंप्लीट किया है, और उसके बाद मैंने बीटीसी कोर्स किया है, जो द्विवर्षीय कोर्स होता है, और उसके बाद मेरा इसी प्राइमरी टीचर में मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं 2 वर्षों से टीचिंग कर रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ। सो मैम, ये सिविल सर्विसेज का आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, या फिर स्टार्टिंग से ही आपका गोल था कि हम इसमें जाना है? नहीं, ये चीज़ जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब ये चीज़ मेरे अंदर आई थी कि मैं आगे सिविल सर्विसेज़ का तैयारी करूँगी, और फैमिली से सपोर्ट में कहिए तो मेरे पिताजी का ये उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि मुझे इसमें आगे जाना है। मैम, इसके लिए आपने कोई कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी से? शुरुआत में मैंने जब मेरा टीचिंग में नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो उसके पहले मैं 3-4 महीने मैंने प्रयागराज में कोचिंग करी थी, और उसके बाद फिर मैं 2 वर्षों से अपने घर पर ही हूँ, और ऑनलाइन सोर्सेज़ और जो अपना कंटेंट है, बुक्स हैं, उससे मैं अपना कर रही हूँ। ये आपका यूपी पीसीएस में कौन सा अटेम्प्ट रहा? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। इसके अलावा भी मैम, जैसे आरओ जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी, यूपी की जो एग्जाम है और यूपीएससी की एग्जाम, केवल या फिर इससे ही तैयारी करते? नहीं, मतलब अभी तक मैंने पीसीएस के ही एग्ज़ाम सब दिए हैं। जी। जी। सो मैम, थोड़ा सा जानेंगे कि कोई कोचिंग ज्वाइन किया थी या फिर सेल्फ स्टडी करके यहाँ तक? जी, जैसे मैंने बताया कि 2 वर्ष पहले मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया था इलाहाबाद में, तो फिर वहाँ मैंने 2-3 महीने मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद कोविड की वजह से कोचिंग से लॉकडाउन हो गया था, तो मैं घर पर आई। उसके बाद मेरी फिर यहाँ जॉइनिंग भी हो गई, तो फिर तब से मैं 2 साल से अपने घर पर ही हूँ। जी। सो मैम, थोड़ा सा जानेंगे कि स्टार्टिंग फेज में आपके पहला कदम इस तैयारी में कहाँ रहा? क्या कैसे स्टार्ट किया? पहला सर्वप्रथम। शुरुआत में तो जैसा कि मतलब मैं यहाँ कोई गाइडेंस नहीं था मेरे पास, तो मैं कोचिंग मैंने इसी पर्पज़ से जॉइन करी थी कि मुझे कुछ गाइडेंस मिल जाएगा वहाँ से। फिर मैंने अपने हिस्ट्री और एथिक्स और ज्योग्राफी, ये सब कोर सब्जेक्ट कोचिंग से कंप्लीट किए थे, और फिर उसका जो बहुत सारे छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स भी रहते हैं हर जीएस के पेपर में, जैसे सिक्योरिटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इंडियन सोसाइटी है, तो ये सब टॉपिक्स फिर मैंने खुद से बुक से और ऐसे ही कंप्लीट किया हुआ है। सो मैम, अभी जो है कि प्रीलिम्स का एग्जाम अभी कुछ दिन पहले था। अब जो है स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो मेंस के लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी आप बनाई थी? कैसे प्रिपेयर करते थे अपने आप को? देखिए, मेंस के, क्योंकि हम लोग जब प्री तक हम लोगों ने बहुत सबने बहुत पढ़ाई करी होती है, सबके पास बहुत मटेरियल होता है। बस मैं जो भी बच्चे इस बार मेंस में अपीयर होने जा रहे हैं, मेरा बस यही उनसे कहना है कि आप अपने अब सोर्स को बहुत लिमिटेड कर दीजिए। आपने जहाँ से भी चीज़ें पढ़ रखी हैं, जहाँ से भी आपको विश्वास है कि वो मटेरियल अच्छा था, आप बस उसी से चीज़ें अपनी रिवाइज़ करिए। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो बहुत अच्छा है। आप सिर्फ़ उन्हीं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, या फिर जैसे मेरा था कि मुझे चूँकि टीचिंग के साथ मुझे समय नहीं मिल पाता था, तो मेरे शॉर्ट नोट्स प्री तक भी प्रिपेयर नहीं थे। मैंने जो भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो प्री के बाद ही बनाए थे। तो उस शॉर्ट नोट्स में जो मेरा नोट्स जो मेरा बेस रहता था, तो मैंने जो टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी थी, मैंने टेस्ट सीरीज़ मैंने बहुत टेस्ट दिए, सिर्फ़ इसलिए कि मेरा टाइम लिमिट में पेपर कंप्लीट हो, और मेरे पास जैसे कि करंट के नए-नए क्वेश्चंस कोचिंग में टेस्ट सीरीज़ में वो लोग रखते हैं, तो कोई टेस्ट सीरीज़ के थ्रू मेरा सारा चीज़ें कवर हो जाएँ। तो जो मेरा शॉर्ट नोट्स था, वो मेरे टेस्ट सीरीज़ के जो मॉडल आंसर्स रहते थे, उस पे बेस्ड था, और मैंने एक क्रैश कोर्स यूपीएससी हिंदी का एक क्रैश कोर्स जॉइन किया था, तो उस क्रैश कोर्स से शॉर्ट्स नोट्स उससे बनाए थे, और टॉपर्स कॉपी मेरा बहुत एक बेस रहा है कि जैसे हम लोग पढ़ते
पढ़ते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि इसे हमें प्रेज़ेंट कैसे करना है। जी। तो उस चीज़ में मैंने मतलब टॉपर्स कॉपी दृष्टि के साइट पे पड़ी रहती है, तो मैंने वहाँ से लगभग जितनी कॉपी वहाँ रवि सर की और दिव्या मैम की कॉपी जी। मैंने वहाँ से उनकी जितनी कॉपी जीएस की, एसे की, वहाँ से मैंने पूरा कवर किया था। तो एक जैसे प्रेज़ेंटेशन के कैसा दे रहे हैं वो या एग्ज़ामिनर को क्या नीड होती है वहाँ पर, तो वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी थी। मैम जो कि प्री और मेंस की क्या इंटीग्रेटेड तैयारी साथ-साथ की जाती है या फिर अलग से मेंस की अलग से की जाती है? जैसे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप इसमें से बाँट नहीं सकते कि सिर्फ़ प्री है या इतना मेंस का, तो ये चीज़ें तो इंटीग्रेटेड ही पढ़नी होती हैं। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर है, तो वो प्री में नहीं आता है, तो वो मेंस ओरिएंटेड ही है। और प्री के लिए सबसे बड़ी जैसे पीसीएस में ये चीज़ है कि आप करंट अफ़ेयर्स जो है वो प्रीलिम्स में बहुत बड़ी भूमिका उसकी रहती है। तो प्रीलिम्स के लिए तो जो घटना चक्र का कंपाइलेशन आता है साल भर के करंट अफेयर का, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है, तो मैं भी उसी से करती थी। ऐसे साल भर तो हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, लेकिन एक होता है कि लास्ट में आपको एक जगह सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो एक मैगज़ीन ईयरली कंपाइलेशन ज़रूरी है। तो करंट अफेयर तो वहाँ से होता था। मैम प्री के लिए आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया तो उसके बारे में थोड़ा बताइए? जो आप ही बताया कि नोट्स अपना जो हाँ। कंटेंट है स्पेसिफिक हो, ज़्यादा ना हो। हाँ, तो मेरा जो प्रीलिम्स का था तो मैंने हिस्ट्री के लिए दृष्टि का बुक फ़ॉलो किया था। ज्योग्राफ़ी के लिए क्लास 11th का एनसीईआरटी की बुक और पी महेश सर के नोट्स थे और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक थी और पर्यावरण के लिए भी दृष्टि का बुक था, तो उससे मैंने किया था और बुक क्या वो कहिए कि जो मेंस की कड़ी निकाली जाती है हर मैगज़ीन में जब आती है एग्ज़ाम में, तो वो एक पर्यावरण के लिए वो कोई दृष्टि की मैगज़ीन में कड़ी निकली थी, वो 15 से 20 पेज का मुश्किल से नोट्स है और वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, तो मैंने एनवायरनमेंट वहाँ से किया था। और करंट अफ़ेयर के लिए घटना चक्र का मैगज़ीन और यूपी स्पेशल के लिए परीक्षावाड़ी और घटना चक्र के मैगज़ीन आती है। और इससे पहले कि ये सब तो सोर्स हैं ही, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर लगाना चाहिए, तो वो घटना चक्र पूर्वावलोकन से वो सारी चीज़ें कवर हो गई थी। और मेंस के लिए जो सोर्स था, तो मेंस के लिए जो एक्स्ट्रा सोर्स रहे हैं, तो उसके लिए जैसे ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी स्पेसिफिक वही पी महेश सर के नोट्स थे और उसमें पर्यावरण के लिए या फिर साइंस सेंटर जो जीएस 3 पेपर रहता है, वो बहुत डायनामिक रहता है। तो उसको आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि एक ही बुक से वो कंप्लीट होगा, स्टैटिक भी चाहिए और उसमें करंट की चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो जो विज़न की 365 मैगज़ीन आती है, वहाँ से मैंने जीएस 2 और जीएस 3 का नोट्स बनाया था मेंस स्पेसिफिक, तो उससे वहाँ से मैम हेल्प पहले मिला। अटेम्प्ट में आपका नहीं हो पाया जो है कि मेंस तक आप पहुँची थी। फिर दूसरी बार में था क्या प्रयास किया? आपने कहाँ अपने आप को इम्प्रूव किया? आप फाइनली कहाँ मिस्टेक रहा कि हमें यहाँ मीन्स इम्प्रूव करना चाहिए? देखिए, पहली बार में मेरे 2 कमियाँ थीं। पहला तो ये था कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट था और मेरा ऑप्शनल बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं था। जी। तो वो तो ये तैयारी की कमी हो गई। दूसरी कमी ये थी कि मैं मतलब आंसर राइटिंग पे मैं नहीं वर्क कर पाई थी। तो वहाँ जब मैंने मेंस लिखा तो मेरे 3-3 4-4 क्वेश्चन्स छूट जाते थे, मैं लिख ही नहीं पाती थी उनको। और थोड़ा कंटेंट का भी इश्यू था, मेरा उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं था। कंटेंट इश्यू और राइटिंग में जो प्रैक्टिस का अभाव था, तो इन दोनों वजह से। तो इन्हीं दोनों चीज़ पे मैंने काम किया। जब वो मेंस मैं दे के आई, उसके बाद मैंने तुरंत अपने ऑप्शनल पे अपना वर्क शुरू किया और इस बार मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत वर्क किया था। जी। तो 30-40 कॉपियाँ मैंने मतलब लिखी थी जीएस और ऑप्शनल मिला के। मैम आंसर राइटिंग के लिए कैसे मतलब प्रैक्टिस करती थी? मतलब डेली करती थी 3 घंटे लगाकर टाइमर वगैरह या फिर आंसर राइटिंग कैसे आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? आंसर राइटिंग के लिए यही था मेरा कि मतलब मैंने ऑनलाइन ऑफ़लाइन मैंने जॉइन किया हुआ था, संडे-संडे वहाँ प्रयागराज में टेस्ट होते थे, तो मैं वो टेस्ट देने जाती थी और वहीं सेंटर पर लिखती थी क्योंकि मैंने 1-2 बार कोशिश करी रूम पे अपने लिखने की यहाँ पर, तो मैं इस चीज़ में फ़ेल हो गई। मेरा ये नहीं वर्क किया ये चीज़ क्योंकि जब आप वहाँ पर मैं सेंटर पे लिखती थी, तो मेरा एक थोड़ा जो प्रेशर फ़ील होता है, तो थोड़ा-सा स्पीड भी अपने आप से एनहांस होती है, तो मुझे लगा कि 1-2 बार वहाँ दिया, तो वो ज़्यादा वर्क किया, तो फिर मैंने सेंटर पे ही लिखे थे ऐसा अपने फ़ील एग्ज़ाम। होता है कि हम एग्ज़ाम ही दे रहे हाँ, वो हैं। एकदम रियल फ़ील आता है कि आप एग्ज़ाम भी बैठे हैं और 3 घंटे बाद आपको कोई बोलने आ जाएगा कि अब आपका टाइम काफ़ी जमा ओवर हो कर गया है। तो वो चीज़ मैंने मतलब यही है कि आप पढ़ना तो ज़रूरी है, बिल्कुल नॉलेज होगा तभी आप वहाँ लिख पाएँगे। लेकिन जब तक आप आंसर राइटिंग पे वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सो मैम एक क्वेश्चन है कि मतलब आपका मीडियम हिंदी रहा है, तो हिंदी मीडियम के अपने आंसर को मतलब बेस्ट कैसे बनाएँ? और कंक्लूजन हो, डायग्राम हो विद तो आप कैसे अपने आंसर को इफेक्टिव बनाती हैं?
देखिए, हिंदी मीडियम ये बात सही है कि प्रेज़ेंटेशन हर जगह मैटर करता है, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम। तो मैंने प्रेज़ेंटेशन जो मैंने बताया कि मैं टॉपर्स कॉपी से मैंने देखी, ये चीज़ें सीखी कि प्रेज़ेंट कैसे करना है चीज़ों को। कोई भी चीज़ है तो मुझे लगता है कि पूरा-पूरा पैराग्राफ में ही पूरी कॉपी लिख देना नहीं सही रहता। आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, मैप्स ये सब ज़रूर यूज़ करने चाहिए, ताकि आप कम एरिया में और आप कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह सकें, क्योंकि वर्ड लिमिट कम होती है वहाँ पर। तो आप अगर पैराग्राफ यूज़ करते हैं तो आप अपनी पूरी बात जो भी वो डिमांड है क्वेश्चन की आप वो नहीं फुलफिल कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको एक-एक मार्क्स अगर एक-एक क्वेश्चन में बढ़ रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है, और उस पे जो स्पेशली वर्क करना होता है, मुझे लगता है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन आप शुरू कर रहे हैं तो आप कोई डेटा या कोई रिपोर्ट आप उसमें ऐड ज़रूर करें। पॉलिटी के क्वेश्चन्स हैं तो आप सेकंड एआरसी का रिपोर्ट है, लगभग सभी मुद्दों पर उसमें जुड़े हुए हैं वहाँ से टॉपिक, और एसडीजी से जुड़े होते हैं टॉपिक। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप कंक्लूज़न में दे सकते हैं। इंट्रो में आप डेटा और रिपोर्ट, मेन बॉडी में भी आप ऐसा कि प्रेज़ेंटेशन आपका ऐसा हो कि आपकी जो भी 1 से 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो वर्ड लिमिट बहुत कम होती है, आप डायग्राम का यूज़ वहाँ ज़्यादा करिए। तो वही प्रेज़ेंटेशन और कंटेंट आप जितना अच्छा कर रहे मैम हैं। प्री के एग्ज़ाम में भी आपने कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह जॉइन किया था? प्री के एग्ज़ाम में मैंने टेस्ट सीरीज़ मतलब ऐसे मार्केट से परचेज़ करी थी। वो तो बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आप पढ़ लेते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि ये चीज़ मुझे एग्ज़ाम में क्लिक करेगी या नहीं। तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ तो मस्ट है मेरे ख़्याल से, प्री में भी और मेंस में भी बिल्कुल। तो मेंस के लिए आपने टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लिया था उसके बारे में? मैंने दृष्टि और जीएस वर्ड पे जॉइन किया था। जी, हाँ। कितना हेल्पफुल रहा? बिल्कुल, बहुत हेल्पफुल रहा, और ये कहिए कि टेस्ट सीरीज़ मेरे मतलब स्पीड बढ़ाने में भी और कंटेंट के हिसाब से भी, दोनों चीज़ में वो हेल्पफुल रहती है। क्योंकि कहीं न कहीं होता है, कोई जैसे कोई रीसेंट का टॉपिक आप मिस कर रहे हो पढ़ने में, और को वो टेस्ट सीरीज़ में वो कहीं न कहीं से वो टॉपिक टच किया गया है, तो आपको वहाँ से उसकी भी जानकारी हो जाती है कि हाँ, ये चीज़ मिस हो रही है। तो दोनों तरह से टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल। जी। मैम थोड़ा-सा ओवरऑल बात करें कि आप जॉब करते हुए तैयारी किया, तो कितना क मतलब कि मुश्किल रहा कि इस तैयारी को करने में क्या-क्या मतलब आपको मुश्किलें आई, कठिनाई आई, क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले? सबसे पहला चैलेंज तो देखिए यही रहता है कि समय का बहुत अभाव रहता है, कि आप जब जॉब कर रहे होते हैं तो आप पूरी तरीके से 6 से 7 घंटे तो वहाँ पूरा तरीके से देना है। फिर आप स्कूल से आ रहे हैं, वहाँ की थकान भी हो रही है तो आप तुरंत पढ़ नहीं सकते। फिर आप घर पे रह रहे हैं तो आप घर में भी समय देना होता है। तो ये चीज़ समय मतलब समय का जो अभाव रहता है, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज रहा है, और इसीलिए मतलब वो चीज़ मुझको प्री के बाद मुझे बहुत मेहनत पड़ी उस चीज़ में, क्योंकि मेरे पास पहले से मैं शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल पाया था। और दूसरा चैलेंज मतलब कुछ घरेलू परिस्थितियाँ थी, तो कोविड की वजह से मेरे पापा एक्सपायर हो गए, तो उस बीच में मतलब 1 साल मेरा पढ़ाई ब्रेक रहा। तो जब मैंने फिर दोबारा से जब ये डिसीज़न लिया कि मैं फिर से अपना तैयारी शुरू करूँगी, तो उस चीज़ में मुझे काफ़ी समय लगा फिर। जी, सो मैम आप जॉब करते हुए तैयारी किया, तो कितने ओवरऑल एक स्टूडेंट का डाउट रहता है मतलब ओवर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 8 घंटे, 10 घंटे, तो आप कितने घंटे प्रिपेयर करती थी डेली? देखिए, मुझे ऐसे प्री के बाद तो समय देना ही पड़ता है, तो उसकी तो अलग बात है, जो एक रेगुलर पढ़ाई की बात है। तो उसमें ये मुझे लगता है कि अगर आप 5 से 6 घंटे मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, वो भी मैक्सिमम अगर 5 से 6 घंटे आप डेली निकाल पा रहे हो जॉब के साथ, तो सफिशिएंट है, और इस चीज़ को लेके जॉब वाले लोग बिल्कुल भी डाउट में ना रहें कि मैं 10 घंटे नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मैं बहुत पीछे हो रहा हूँ बाकी लोगों से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 5 से 6 घंटे अगर आप डेली, एक रेगुलैरिटी ज़रूरी होती है। आप भले 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, और अगर आप उसको रेगुलर कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैम इसके अलावा भी जैसे कोई यूट्यूब चैनल या फिर साइट जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करी है, जिसे आप फॉलो करती हैं, तो उसे आप बता सकते हैं? देखिए, ऑनलाइन सोर्स जो मेरे रहे हैं, तो मैंने क्रैश कोर्स बताया, मैंने यूपीएससी हिंदी का क्रैश कोर्स लिया था प्रीलिम्स के बाद। उससे मुझे रिवीज़न में और एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में मुझे उससे हेल्प मिली थी, और जो मेरा हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल था, तो उसमें मैं एक ऑनलाइन सोर्स हिंदी नीडिंग टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मैंने उसमें आंसर राइटिंग का मेंटरशिप जॉइन करी थी। तो ये 2 सोर्स रहे हैं मेरे, तो मुझे यहाँ से हेल्प हुई है। और एक टेलीग्राम चैनल पे जैसे मैंने बताया कि वो डेटा एंड फैक्ट्स आपको ऐड करना होता है, तो वो उसका सोर्स मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, स्टडी टुडे हिंदी करके। तो मैं वहाँ से उसमें उसमें हर डेटा, हर लगभग हर मुद्दे पर डेटा उसमें देते हैं, सिर्फ़ डेटा ही दिया जाता है उसमें। तो मैं वहाँ से अपना डेटा का अपना लिस्ट वहाँ से बनाई थी मैंने। सो मैम एक क्वेश्चन है कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए सी-सेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो सी-सेट की तैयारी आप कैसे किया या फिर इससे पहले कोई एग्ज़ाम आप दिए थे, तो सी-सेट को कैसे प्रिपेयर करें?
देखिए, मैं मतलब बिल्कुल सीसैट का रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सीसैट के आपका जीएस की मेहनत भी कभी-कभी खराब हो सकती है, तो सीसैट पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन सोर्स मैं इसलिए नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, तो मैं मैथ्स और इंग्लिश का अटेम्प्ट करके और हिंदी के क्वेश्चंस करके मेरा सीसैट कवर हो जाता था। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो ये बात तो सही, आप बहुत पूरा ये चीज़ अचानक से नहीं तैयार कर सकते कि मैं सारा मैथ्स सेक्टर तैयार कर लूँ। जैसे किसी का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहता है, बायो है या ह्यूमैनिटीज़ है, आप थोड़ी-थोड़ी जो बेसिक टॉपिक आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कि कौन से टॉपिक है मैथ्स के, परसेंटेज है, एवरेज है या और भी चीज़ें हैं, तो वो आते ही आते हैं क्वेश्चन। तो आप वो बेसिक क्वेश्चंस मैथ्स से वो कवर कर ले सकते हैं। यूट्यूब पे सीसैट का मुझे लगता है कि यूट्यूब पे बहुत आराम से सोर्सेज़ हैं, आप यूट्यूब से सीसैट का कवर कर सकते हैं। और अगर बहुत प्रॉब्लम है, तो आप जो उसमें कम्युनिकेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो कर सकते हैं वहाँ से। सो मैम, जैसे आंसर राइटिंग जो पेपर लगातार होते हैं और जीएस 1 जीएस 2 ऐसे करके या फिर ऑप्शनल के पेपर, तो वो जैसे बीच में जो एग्जाम होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो 1-2 घंटे में कैसे मतलब उस चीज़ को कैसे रिवाइज करें, या फिर शॉर्ट नोट्स बनाती हैं, या फिर कैसे एक पेपर हुआ है फिर 2 घंटे बाद फिर दूसरा पेपर होना है, तो उस मतलब उससे कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये बात तो सही है, जो वो पहले से कितना भी पढ़ाई किए रहो, लेकिन जब वहाँ पर वो कंटिन्यू जब 4 दिन एग्ज़ाम होता है, तो इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है जी। कि पैनिक होना सच में सभी होते हैं। लेकिन बस वही चीज़ है कि आप, ये मुझे लगता है एग्ज़ाम यही चेक करता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है और आप कितना चीज़ों को हैंडल कर पाते हो, पैनिक नहीं होते हो। तो उसके लिए मतलब यही था कि जैसे एक एग्ज़ाम हुआ, दूसरे एग्ज़ाम में आप आराम से रिलैक्स फ़ील होके आप अपना लंच लेके जाते हो, आप आराम से लंच करिए, आधे पौन घंटे आराम से रिलैक्स करिए। फिर इन केस अब वो अपना-अपना है कि किसी को लगता है कि मैं बिल्कुल नहीं देखूँगा, मतलब मेरा ये रहा है कि मैं अपना इतना टाइम रिलैक्स आधे घंटे, पौन घंटे में आराम से करके, और कुछ जैसे डेटा एंड फैक्ट्स का वो अलग से सबके पास रहता है, तो वो मैं रिवाइज़ करती थी हर पेपर के पहले। तो वो चीज़ मैं देखती थी, या मुझे लगता है कि यहाँ ये चीज़ मैं मिस कर रही हूँ, या ये चीज़ दिमाग से निकल जाती है जल्दी, कुछ डेटा है, तो उतने की लिस्ट अलग थी, और बस वही मैं एग्ज़ाम में मैं उतना रिवाइज़ करती थी वहाँ पे। सो मैम, इन फ्यूचर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो अपनी तरफ से क्या मैसेज सजेशन देना चाहते देखिए, ये बात सही, कहीं न कहीं देखिए कभी-कभी होता है कि हाँ, फेल्योर मिलते हैं, जी। और लेकिन ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, ये तैयारी ऐसी है कि ये पहली बार में भी लोगों का होता है, और वो भी हम ही लोगों में से होते हैं। लेकिन हाँ, ये है, ज़रूरी नहीं है कि सबका पहली बार में हो। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस आप बना के चलो कि आपको नहीं भी होता है, तो आप आराम से 3-4 अटेम्प्ट तक तो आपको मतलब निराश होना ही नहीं है। अगर आप 3-4 अटेम्प्ट के पहले आप अगर तैयारी छोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको फिर शुरुआत करना ही, आपकी वो मेहनत भी खराब हो जाएगी। तो इंसान धीरे-धीरे अपनी गलतियों से ही सीखता है, 1 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, मतलब बस अपने ऊपर विश्वास बनाइए, और बस इतनी है कि अपने बस दिमाग शांत करके अपनी गलतियों को देखना है कि हाँ, हमें पिछली बार सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। बाकी ये नहीं है कि हाँ, हताश नहीं होना है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, हर बार रिज़ल्ट आता है, हर बार हम लोग देखते हैं कि चौथा अटेम्प्ट था, 5वां अटेम्प्ट था, 6वां अटेम्प्ट था, तो ऐसा नहीं है, उदाहरण बहुत सारे हैं। अगर आप वहाँ से मोटिवेशन अगर आप सीख ले सकते हैं, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। हैं? एक मैम लास्ट क्वेश्चन है, कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइन है? आप तो हिंदी लिटरेचर की जो है कि छात्र भी रह चुकी हैं, तो कोई भी मोटिवेशन लाइन है, इंस्पिरेशन लाइन है, हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। एक हिंदी लिटरेचर में हाँ, एक कविता थी, राम की शक्ति पूजा निराला जी की। जी। तो वो मैं जब पढ़ती थी, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता था। उसमें राम जी साधना कर रहे होते हैं, और उनका एक देवी उनका कमल का फूल लेकर चली जाती हैं, और वो बिल्कुल हताश हो जाते हैं कि अब मेरी पूरी जितनी भी तपस्या थी, वो सारी मेरी खराब हो गई है, अब मुझे सफलता नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर ये चीज़ें थी कि मैं उस कविता को पढ़ के मोटिवेट होती थी वहाँ से। थैंक यू मैम, हमारे व्यूअर्स को और हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं अपनी चीज़ें पहुँचा पाई, या अगर मेरी किसी भी चीज़ से अगर किसी स्टूडेंट को कोई हेल्प मिलती है, तो बिल्कुल ये सार्थक हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैम ने वो सारी चीज़ें एक-एक करके कवर किया है, और प्री से लेकर मेन से आंसर राइटिंग का एक-एक करके सब हमें इस वीडियो में कवर किए। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो में क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।